अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सब सही होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो करना पड़ेगा आपको। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या शुरू किया था, उसका क्विक रिवीजन करते हैं ना। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने रेशनल नंबर को फिनिश किया था और रेशनल नंबर को हम लोगों ने उससे पहले टर्म में शुरू कर लिया था, जहाँ हम लोगों ने फ्रैक्शन वाला पार्ट देख लिया था रेशनल नंबर का, कि रेशनल नंबर जितने भी फ्रैक्शन होते हैं सब रेशनल नंबर होते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसिमल रिप्रेजेंटेशन शुरू किया था ना, और स्पेशल टाइप ऑफ रेशनल नंबर भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। फिर हम लोगों ने डिसिमल वाला पार्ट शुरू किया था, तो हम लोग जाना था डिसिमल दो तरह के होते हैं। डिसिमल में सर दो तरह बेसिकली, एक तो होता है टर्मिनेटिंग वाला, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग वाला। टर्मिनेटिंग वाले जो भी होते थे वो हमेशा सर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं ना, तो बस जादू करो पी बाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। टर्मिनेटिंग जो डिसिमल जो खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो डिसिमल खत्म ही ना हो। अब ये भी दो तरह के होते थे सर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रकरिंग या रिपीटिंग डिसिमल ही बोल सकते थे इसको, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले भी दो तरह के होते हैं सर। एक तो कहते थे हम लोग प्योर रिपीटिंग डिसिमल, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर एक हम बोलते थे मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या मिक्स्ड रिपीटिंग डिसिमल भी हम लोग शॉर्ट में बोल सकते थे। तो हम लोगों ने फिर देखा था कि भाई प्योर जो रिपीटिंग डिसिमल्स होते हैं उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लाते हैं, और जो मिक्स्ड वाले होते हैं उसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। बिकॉज इन सब को, ये वाले डिसिमल को भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं, ये वाले डिसिमल को भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में ला सकते हैं। और फिर दो बड़े शानदार ट्रिक हम लोग देखा था इन दोनों को कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में चुटकियों में लाया जा सकता है। और उसके बाद हमने जाना था कि भाई एक ऐसा भी डिसिमल होता है जो कि ना तो वो टर्मिनेट कर रहा होता है, ना ही वो खत्म हो रहा होता है, ना ही वो अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। और वैसे वाले डिसिमल भी हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग वही जानेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में बहुत अच्छे से। और साथ ही साथ फिर मैंने बताया था कि अगर कोई डिसिमल है ना, और वो डिसिमल है, इनफैक्ट ऐसा बोलो कि अगर कोई रेशनल नंबर है और वो डिसिमल फॉर्म में जा रहा है, तो वो कौन से दो फॉर्म में जा सकता है, या तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। उस पर एक सवाल भी किया जो कि एमयू में आया हुआ सवाल है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था दो बड़े ऐसे फॉर्म जो रेशनल नंबर से रिलेटेड थे, कि हम लोग कैसे किसी भी नंबर को, किसी भी फ्रैक्शन को, हमें पता है वो फ्रैक्शन है यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा तो वो तो टर्मिनेट करेगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो क्या हम बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए क्या हम ये पता कर सकते हैं कि वो फ्रैक्शन टर्मिनेट करेगा या रिपीट करेगा? तो उसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा तरीका बताया था कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू को हम यहाँ पे को प्राइम बना लेंगे पहले, मतलब अगर कट पीट रहा है तो पूरी तरह से काट लेंगे। उसके बाद अगर q जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आ गया, जहां m कॉमा n बिलोंग्स टू होल नंबर। एनसीईआरटी में नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा हुआ है, होल नंबर। कुछ सर्टेन थ्योरम मैंने बोला था आपको एनसीईआरटी से जरूर अपनी नोटबुक में उतार लेंगे ना। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 में थ्योरम नंबर 1.5, 1.6 और 1.7 जो है, उसी थ्योरम को मैंने बोला था अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो वो डिसिमल, वो फ्रैक्शन हमेशा टर्मिनेट करता है। और जहां पे इसके अलावा कुछ भी लिखा होगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिपीटिंग डिसिमल होगा। ठीक है, फिर मैंने बताया था एक और बात जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दे रखा, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, कि अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि अगर कोई फ्रैक्शन है तो कितने प्लेसेस तक टर्मिनेट करेगा ना। डीपीपी में सवाल भी, डीपीपी में डीपीपी नंबर 2 में भी कितने प्लेसेस, तो उसके लिए मैंने बताया था आपको पहले आप को प्राइम बना लेंगे, उसके बाद m और n के जो मैक्सिमम पावर होगा, जिसका भी ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, 2 और 5 का मैक्सिमम पावर जो होगा, उन दोनों में जो भी बड़ा पावर होगा उतने प्लेसेस पे वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इतना ही देखा था। अब इसी पे बेस्ड एक सर्टेन डीपीपी दिया था मैंने, इनफैक्ट पिछले लेक्चर 2 लेक्चर पे बेस्ड एक डीपीपी था। तो डीपीपी में सर्टेन जो बच्चे यूजुअली सवाल पूछते हैं, कुछ अपने तरफ से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अपने तरफ से मैंने डाला ताकि कुछ सर्टेन थ्योरी भी आपको बता सकूं, और एक सब्जेक्टिव का भी सवाल क्वेश्चन नंबर 24 भी लेकर आया हूं ताकि मैं कल का पार्ट 9th क्लास का रिकॉल करा सकूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 8 बेसिकली दोनों का एक दूसरे से लेना देना है। कहता है जो कंसेक्यूटिव नंबर है, तो एक नंबर अगर n है तो दूसरा नंबर कंसेक्यूटिव n प्लस 1 या n माइनस 1 होगा। इन दोनों नंबरों का अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो हमेशा इवन होगा, ऑड होगा, प्राइम होगा, या डिविजिबल बाय 3 होगा। इस तरह का पार्ट को प्रूव करने के लिए यूक्लिड से जाके हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग यूक्लिड का पार्ट नहीं पढ़े हैं तो इसको हम लोग अपने से एज्यूम करके सर्टेन एक वैल्यू ले लेते हैं। जैसे 2 कंसेक्यूटिव नंबर 2 और 3 ले लेते हैं, 3 और 4 ले लेते हैं, 10 और 11 ले लेते हैं, 12 और 13 ले लेते हैं ना। तो 2 इंटू 3 कितना आया 6, 3 इंटू 4 कितना आया 12, 10 इंटू 11 कितना आया 110, 12 इंटू 13 कैलकुलेट कर लिए है ना। ठीक है, 12 36, 12 के 12 और 3 15, 156। तो बड़ा गौर फरमाइए, हर नंबर यहाँ पे इवन लिखा हुआ है ना। इवन है मतलब डैम श्योर वो 2 से कटेगा।
लेकिन क्या वो 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कट रहा है सर। क्या वो प्राइम नंबर है? देखिए सर कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से सही आंसर जो इसका है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो तो मेरे हिसाब से ए। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए आप ऐसा बिल्कुल समझ सकते हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर में एक नंबर इवन होगा, एक नंबर ऑड होगा, ये तो हमेशा श्योर है। तो एक छोटे से नॉलेज से कि अगर हमें ये पता होता कि एक इवन नंबर एक जाके ऑड नंबर से अगर मल्टीप्लाई करता है तो वो एक इवन नंबर ही जनरेट करता है। तो सिंपल है, इवन नंबर होगा तो 2 से तो कटना ही कटना है, तो कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होते हैं। सेम गोज अगर मान लीजिए इसी पे अलग अलग दो ऑड नंबर अगर अपने में मल्टीप्लाई हो जाए तो रिजल्ट ऑड ही बनता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कोई भी ऑड नंबर, और अगर एक इवन हो जाए और दूसरा भी इवन हो जाए तो इवन को इवन से मल्टीप्लाई करने से इवन ही आता है। तो मल्टीप्लिकेशन में ये बात आपको पता होनी चाहिए। लगे आप एडिशन में भी देख लेते हैं सर, एक इवन को एक इवन से अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट अभी भी इवन आएगा, 2 कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ से, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अच्छा सर सब्ट्रैक्ट कर दे तो सब्ट्रैक्ट में भी सेम बात है, ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों बेसिकली एक दूसरे पे डिपेंडेंट प्रोसेस है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन इज इनडायरेक्टली एंड एडिशन है ना, निगेटिव कर लेते हैं उस नंबर का, है ना। इवन को अगर मैं ऑड से जोड़ दूं या घटा दूं, देख लीजिए आप रिजल्ट हमेशा ऑड आएगा। 10 में से 7 घटा दिया रिजल्ट 3 आया, या 10 में से जोड़ दिया 7 तो रिजल्ट 17 आया। तो इवन को ऑड से जोड़ो या घटाओ हमेशा रिजल्ट ऑड आता है। लेकिन व्हाट अबाउट एक ऑड नंबर से जुड़ जाए तो सर 3 और 7 को जोड़ दिया रिजल्ट 10 आ गया, घटा दे तो रिजल्ट तब भी देखिए 7 - 3 ऑड नंबर, द रिजल्ट इज इवन। तो ऐसे केस में द रिजल्ट इज इवन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी आपको पता होना चाहिए। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आप इस तरह से बड़े आराम से बना सकते हैं। अच्छा एक और चीज है सर, अगर इवन के पावर में इवन हो तो, अब आप बड़ा गौर फरमाओ, इवन का पावर में इवन मतलब इवन इंटू इवन इंटू इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन जब भी होगा तो हमेशा इवन जनरेट होगा, यहाँ से रिजल्ट तो इवन ही आने वाला है। अच्छा सर इवन के पावर में अगर ऑड हो जाए तो ऑड बेसिकली क्या है? ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन इवन ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन नंबर से मल्टीप्लाई ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हो रहा होगा तो रिजल्ट अभी भी इवन ही रहेगा। लेकिन सर कल को मान लीजिए ऑड के पावर में ऑड हो जाए तो, अब ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जा रहा होगा, है ना। ऑड नंबर 3 मान लो 17 बार मल्टीप्लाई होगा तो ऑड इंटू ऑड विल बी ऑड, तो हमेशा रिजल्ट ऑड ही आने वाला है। सर व्हाट अबाउट ऑड के पावर में इवन? देखिए अभी फंडा यही से हम चीजों को निकाल रहे हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। ऑड के पावर में अगर इवन हो जाए तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, सॉरी इवन नंबर ऑफ टाइम्स एक ऑड लिखा होगा, लेकिन ऑड जब भी ऑड से मल्टीप्लाई होगा तो ऑड ही बनाएगा, तो यहाँ भी रिजल्ट ऑड ही लिखा होगा। तो ये एक छोटी सी चीज है, सब आप या तो डीपीपी के अपने कॉपी में उतार लिया करिए, या सब चीजें अपने नोट्स में जहाँ पे इवन और ऑड नंबर हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पे जाकर उतार सकते हैं। एक और बहुत शानदार बात जो बच्चों को पता होना चाहिए, -1 के पावर अगर इवन होता है तो वो 1 बन जाता है ना। -1 × -1 इज 1, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स हर बार पेयर बन जाएगा तो रिजल्ट 1 हो जाता है। और -1 के पावर में अगर ऑड लिखा हो तो वो -1 ही रहता है कि एक बेचारे की शादी नहीं हो पाएगी, लास्ट में उसका जोड़ा नहीं बन पाएगा, बाकी सबका जोड़ा बन जाएगा तो 1 हो गया, ये बेचारा रह गया अकेला तो उसका -1 हो जाएगा। तो ये छोटी सी 4 बातें हैं जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 8 के लिए उतार लेना चाहिए। इससे आप बड़े आराम से, फिलहाल तो आप इस तरह के सवाल को सर्टेन नंबर एज्यूम करके बना सकते हैं। अच्छा सर इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने इसी में देख लिया, क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में जो है, हाँ ये दे रखा है, एवरी कंपोजिट नंबर हैज, कम से कम एक प्राइम डिवाइजर तो होगा। आप चाहो तो एग्जांपल कंपोजिट नंबर 4 से शुरू करो, 4, 6, 8, 9, 10। आप देखिए 2 × 2, ये 2 × 3, ये सर 4, 2 × 2 × 2, 8 सॉरी 9 है तो 3 × 3। तो आप देखिए एक ना एक प्राइम डिवाइजर तो ही है, डिवाइजर मतलब फैक्टर भी बोल सकते हैं, एक ना एक फैक्टर, जैसे 4 के 2 और 2 फैक्टर, इसके एक भी है, इसका एक फैक्टर ना, 1 है 2 है 3, तो एक प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर, यहाँ पे सिर्फ एक ही प्राइम नंबर 2 है। 8 है तो एक फैक्टर 1 है 2 है 4 है 8 है, देखिए यहाँ पे 2, एक ना एक प्राइम फैक्टर तो है ही है। 9 का देखिए आप 1 है 3 है और खुद 9 है, तो 3 इसका एक प्राइम नंबर है। 10 के बाद में देखें तो 1 2 5 10, 2 भी प्राइम नंबर 5 भी प्राइम नंबर। कल को एक बहुत बड़ा नंबर आप ले लो, 20 ले लो, 20 का प्राइम फैक्टर आप अगर देखें, सॉरी 20 का डिवाइजर देखेंगे तो 1 है, 1 से कट रहा है, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा,
10 से कटेगा और 20 से कटेगा। तो देखिए एक प्राइम नंबर ये है, दूसरा प्राइम नंबर ये है, ठीक है। आप अगर 35 ले लो तो 35 में शायद 1 है, और उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है ना, उसके बाद खुद 35 है, तो ये 5 देखिए इससे बनता है, यानी कम से कम एक ना एक तो प्राइम डिवाइजर तो होना ही होना है। तो 9 का सही आंसर आपको मेरे हिसाब से बी है ना, 9 का बी आंसर आ रहा होगा, ठीक है। 9 का आंसर बी दे रखा है, एकदम सही है, ठीक है। अच्छा, किसी भी आंसर में अगर आपको गलती लगे तो आप बिंदास है ना, आपको मेरा नंबर मिल गया होगा है ना, तो आप नंबर मांग भी सकते जाके ऑफिस में ना, या ऑफिस में कॉल करके आप ले लें, बिंदास आप मेरे को बता सकते हैं सर इसमें आंसर गलती, देखिए ह्यूमन है, गलतियां हो सकती हैं हमसे, ठीक है, और आपकी गलतियों से हम लोग सीखेंगे। और बिल्कुल आपको कोई गलती लगे तो आप बिंदास हमें बता के व्हाट्सअप करके या फिर मैसेज करके या कॉल करके बता सकते हैं कि सर शायद इसमें कोई गलती हो सकता है, या हो सकता है आप गलत हो, ठीक है, टाइपिंग एरर हो रहा हो यहाँ पे ना, तो आप जो भी हो आप मेरे को गलतियाँ जरूर बताते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा, एक अच्छी बात बताने के लिए, वैसे आपको ये बात क्लियर है, अगर कोई एक नंबर निगेटिव दे रखा है, मान लीजिए -5 है रेशनल नंबर, उसका मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो 1/-5, अभी माइनस ससुराल ऊपर चला जाता है तो -1/5, दिस इज ऑल्सो ए नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल तो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन मैं इसको बस एक पूछना था, बात कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं होता, मतलब रेसिप्रोकल है ही नहीं, हर नंबर का रेसिप्रोकल डिफाइंड है, उस नंबर का रेसिप्रोकल डिफाइंड नहीं होता है, दैट इज 0, क्योंकि 0/1 ये एक रेशनल नंबर है, अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/0 आ जाएगा, तो 1/0 नीचे 0 तो हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि आपने मैथ में तो इतना पढ़ा हुआ है सर, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, मैथ में ये क्वांटिटी डिफाइंड होती ही नहीं। अच्छा सर क्यों नहीं होती है, कभी आपने सोचा मैथ में ऐसी क्वांटिटी डिफाइंड क्यों नहीं होती है? देखिए डिफरेंशियल हर का डिफाइंड वाली बात है कि मैथ में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ऐसे और भी जगह, जैसे आप बचपन में आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा, एनीथिंग टू द पावर है ना, a के पावर 0 द रिजल्ट इज 1, लेकिन कल ये a ना यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, 0 टू द पावर एग्जैक्ट 0, दिस इज आल्सो नॉट डिफाइंड, मैथ में ये भी क्वांटिटी नॉट डिफाइंड, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैथ में नॉट डिफाइंड है। ये एक इसका एक्सप्लेनेशन तो मैं भी आपको फिलहाल दे रहा हूँ कि ये क्यों नहीं नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड क्यों, ये भी मैं आपको रीजन दे दूंगा। फिलहाल ये नॉट डिफाइंड क्यों है, मान लीजिए ये कोई डिफाइंड है सर, 1/0 द रिजल्ट इज, मान लो कोई एक नंबर a मिल रहा है या x मिल रहा है, कोई भी नंबर आप मान लीजिए, ये मान लीजिए x मान लेता है, कोई नंबर x आ रहा है सर, ये डिफाइंड है, ये कोई x नंबर के बराबर है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 × x है ना, तो ये बात एकदम सही होना चाहिए। अब आप बताओ मेरे को, इतना तो जानते होंगे 0 को किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे 0 आना चाहिए। आप मेरे को ये बता दो, ये x हम ऐसा क्या करें यहाँ पे रखें, क्या ऐसा x रखें कि हमें ये 1 मिल जाए, तो आप जिंदगी भर ढूंढते रह जाओगे ना, मरने के बाद भी ढूंढते रहोगे, तब भी आपको ये 1 कभी भी कोई भी ऐसा x आपको नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पे 1 दे दे, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ते आए हैं 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग द रिजल्ट इज ऑलवेज 0, तो आप 0 से मल्टीप्लाई करके कभी 1 ला ही नहीं सकते हो, तो इसीलिए ऐसा कहना कि एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, मैथ में ऐसा कुछ कहना गलत है, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 दिस रिजल्ट इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड। तो ये बहुत छोटी सी बात थी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को तो रटा दिया जाता है बेटा नॉट डिफाइंड, काहे नॉट डिफाइंड, बहुत 99% बच्चों की बात नहीं पता होता, लेकिन अगर आपको पता है तो सच में आपने बहुत अच्छे टीचर से मैथ्स पढ़ा होगा, ठीक है, इस जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा बीच में और भी सवाल है, आपको इसके अलावा भी कोई भी डाउट आया अगर तो पर्सनली बिल्कुल आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 मैं आपको सब्जेक्टिव का सवाल है, बाकी बीच के सवाल है, अपने आप को आप चेक किया करें कितना सवाल आप सही कर रहे हैं। क्वेश्चन 24 है, 3 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है। मैं बेसिकली यहाँ पे मेथड सिखाने के लिए सवाल लिया हूँ कि आपको रेशनल नंबर इंसर्ट करने के लिए आपने अपने एनसीईआरटी में क्या क्या तरीके सीखे। एक तो तरीका सर डिसिमल में चेंज कर दो, है ना, डिसिमल में चेंज कर दो, उसके बाद आपको बड़े आराम से दिख जाएगा। दूसरा तरीका था सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर पता कर लो, है ना। उसके बाद तीसरा तरीका एक और था सर डिनोमिनेटर सेम कर दो। चौथा तरीका भी मैंने आपको दे रखा है, एक जनरल तरीका, मैं तो 9th वाले बच्चों को भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। जनरल तरीका आपको जो शीट मिला है ना, मैथ का नोट्स जो मिला है, पॉकेट बुक का नोट्स जो मिला है, उसमें आप देख लेंगे सारे तरीके मैंने बड़े अच्छे से सिस्टमेटिक कर रखा है, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना था, 9th में आपने ये सीखा होगा किसी भी नंबर को, रियल नंबर को, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
तो एक छोटा सवाल है, क्या आप पाई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे करते हैं, इसको जरा आप जरा अच्छे से एक बार रिकॉल करके देखिएगा। या अंडर रूट ऑफ 9.3 डिसिमल में अगर कोई नंबर लिखा हो, उसका स्क्वायर रूट लिया तो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो इररेशनल नंबर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, बस आपको पता हो जरूर होना चाहिए, क्योंकि डिफिनेशन खुद करता है एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। तो क्यों और कैसे रिप्रेजेंट करें, ठीक है, ये आपके बोर्ड्स में लौट के नहीं आएगा, बस मेरे को आपको ये बताना है कि आपको ये 9th क्लास में ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो टिल देन आप वीडियो को पॉज करके जो जो बातें उतारनी थी आप उतार लिए होंगे, है ना। तो हम लोग आज के डिस्कशन में इतना ही रखेंगे, अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं।